नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आज के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और इस लाइव सेशन में हम लोग बातें करने वाले हैं विष्णु श्रृंगी जी से, जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और काफ़ी लोगों की जो है सेवा करते रहते हैं और मुसीबत में जो फँस जाते हैं, उनको हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और साथ ही साथ मैं इनको कहूँगा कि विष्णु जी हिम्मत वाला। तो नम ये हमारे हिम्मत वाला विष्णु जी है, जिनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और उनसे बातें करेंगे उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में क्योंकि कोटा में ये जो है ख़ास करके जैसे अलग-अलग बहुत सारे लोगों को कभी साँप का सामना करना पड़ता है या फिर पानी में कई लोग डूब जाते हैं या पानी में कुछ सामान गिर जाता है, तो ऐसे में वो बड़ी समस्या हो जाती है कि गहरा पानी में से कैसे चीज़ें निकालें। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे विष्णु जी सँभाल लेते हैं, उनको सिर्फ़ एक फ़ोन करने की ज़रूरत होती है और उनका फ़ोन हमेशा एंगेज रहता है क्योंकि लोग उनको फ़ोन करते ही रहते हैं, चाहे पुलिस वाले हो, सरकारी हो या फिर आम आदमी हो, सभी लोग उनको जो है बुलाते रहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक मुश्किल घड़ी सभी के पास आती है, तो वो चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट करें, तो विष्णु जी को याद कर दें। तो ऐसे विष्णु जी का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। विष्णु जी, मैं चाहूँगा। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरी ओर से एक बार फिर से प्रणाम। जी, जी, जी। विष्णु जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ रहते हैं और अभी वर्तमान में आपके साथ कौन-कौन है, परिवार में कौन-कौन है? थोड़ा-सा वो बताइए। जी देखिए, मैं कोटा शहर में हुँ, हुँ, हुँ। रामपुरा एक जगह है, उसमें फ़तेहगढ़ी एक कॉलोनी है। वहाँ पर ही मैं पास के हॉस्पिटल से पैदा हुआ और 4 भाई हैं हम और सबसे छोटा मैं ही हूँ। प्रेज़ेंट टाइम में अभी मैं कुनाड़ी जो नदी पार कॉलोनी है, उसमें रहता हूँ और यहीं से मैं ड्यूटी भी जाता हूँ और रामपुरा भी जाता हूँ, आता-जाता रहता हूँ। पुराने घर पे मेरे 3 भाई और रहते हैं, तो मैं वहाँ पर से जब बड़ा हुआ, छोटा था, वहीं पे मेरी शिक्षा और अभी मैं 2013 में यहाँ आया हूँ, कुनाड़ी में। उसके पहले मैं वहीं रहता था और वहीं बड़ा हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा। आगे आप जो जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो आप ही पूछेंगे तो बता पाऊँगा। जी, जी, जी। मैं चाहूँगा कि जैसे ये जो साँप वग़ैरह पकड़ने का जो आपने टेक्नीक सीखा है या फिर आप उन्हें कोई भी कितना भी ज़हरीला साँप हो, उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, मैं एक उस बहुत सारे टैलेंट वाले ख़ानदान से हूँ। हुँ। मेरे फ़ादर और मेरे नाना जी, तो जी, जी, जी। वो क्लासिकल सिंगर थे। मेरे बाबूजी या मेरे फ़ादर जो है वो बैंड मास्टर थे हुँ, हुँ, और हुँ। बैंड था हमारा शर्मा बीन बैंड हुँ। और मेरे फ़ादर के मेरे नाना जी जो थे, उनके एक भाई थे मोतीलाल जी साँप वाले। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनसे मुझे मैं बचपन में उनको साँप मैंने घर में शुरू से ही देखे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नॉर्मली था मेरे लिए साँप और गोइरा वग़ैरह देखना। हुँ, तो हुँ, हुँ। मेरा उनसे लगाव बढ़ता गया। अब एक उम्र थी मेरी कि कक्षा 4 या 5 में पढ़ता था, हुँ, तब हुँ। मुझे नाना जी लालच दिया करते थे। उस समय पीवीसी नहीं चलता था। उस समय घड़े मोटे क काले रंग के घड़े हुँ, एवं हुँ। वो लकड़ी की जो पेटियाँ होती थी, उनमें साँप होते थे। हुँ, 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 वो हुँ, हुँ। बिना ग्लैंड वाले साँप होते थे, तो उनको फीडिंग देने पड़ती थी और अच्छा, पालते अच्छा। थे क्योंकि उनको दिखाना पड़ता था। दूर-दराज तक जाते थे वो, बड़ोदरा, बॉम्बे तक जाते थे। तो हुँ, काफ़ी हुँ, हुँ। लंबी टीम थी उनके पास साँपों की। हुँ, 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 तो हुँ। पहले गुरु तो वही हो गए साँपों के बारे में। तो पर हुँ, उनसे मैं कुछ सीख पाता। हुँ, उनको मैं एक छिपकली बेचता, तो हुँ। 25 पैसे अच्छा, में अच्छा। बिकती थी। हाँ। तो 25 पैसे के हाँ, मैं उनको वो मुझे लोभ देते और मैं उनको वो छिपकली बेचता। तो वो मुझे बोलते मैं तेरे को 25 पैसे और दूँगा तो इसको खिला के भी जा।
तो सांप पकड़ना मेरी आदत में हो गया। तो हाँ, हाँ। वो सांप छिपकली को खिलाना, उसकी फीडिंग करना, तो वो डर तो उसमें डर इसलिए नहीं लगता था क्योंकि वो रोज का काम हो गया था। हुँ, हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। मैं थोड़ा बड़ा हुआ ही था कि वो मेरे नाना जी वो चल बसे, और हुँ। वो पीड़ा जो मेरे मन में रह गई कि मैं अब सांप किसको जी। कौन सिखाएगा मुझे। नमस्कार, आप सुन उसके रहे रेडियो बाद मधुबन में जब थोड़ा 90.4 एफएम। विष्णु जी को आप लोग सुन रहे हैं, शायद उनका नेटवर्क का कुछ इश्यू हुआ है। मैं हाँ जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं, बताइए। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे टीस थी अंदर मन में कि हुँ, मैं सांपों को हैंडलिंग कैसे करूं, हुँ, कैसे हुँ, उनको मैं, वो तो गुजर गए नाना जी और उसके बाद उनका वो बंद हो गया मजमा। तो हुँ, हुँ, मैंने उसके लिए जो जूलॉजी के प्रोफेसर थे हुँ, हुँ, कोटा हुँ, में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो हुँ, हुँ, उनका नाम था प्रोफेसर विनोद कुमार मौर्य। हुँ, हुँ। वो सांपों के बारे में अखबारों में बड़ी जानकारी देते थे। तो मैं अच्छा। उनसे इंस्पायर हुआ, मैं उनको मिलने के लिए तड़पता रहा। मैं हुँ, उनके पास गया, हुँ, तब मैं गया, तब मैंने उनको बताया नहीं कि मैं मोतीलाल जी सांप वालों का दोहिता हूँ, क्योंकि हुँ, अगर वो बताते अब मैं तो वो सिखाते नहीं कि ये हाँ, सपेरा बन जाएगा, क्योंकि वो साइंटिफिक थे और मेरे नाना जी जो है वो सपेरे जो, तो उस वजह से मैंने उनको परिचय दिया। पर हुँ, मैंने उनको एक दो क्वेश्चन पूछे कि क्या गोइरे में जहर होता है क्या, क्योंकि हुँ, ये मान्यता बहुत पुरानी है और सपेरों ने आज तक इससे बहुत लोगों को मर्डर किया है। मैं हुँ, इसका बताना नहीं चाहता हूँ कि वो गोइरा से कटवा के और वो वैसे ही अटैक आ जाता है आदमी को, इतना डराते हैं लोग कि हुँ, वो हुँ, मर जाता है आदमी, तो वो तो मर्डर ही हुआ ना। तो डराना भी तो एक मर्डर के श्रेणी में आएगा। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या गोइरे में जहर होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अखबार में इतनी बार दे चुका हूँ कि उसके ग्लैंड पॉइजन वाली ग्लैंड नहीं पाई जाती, तो नहीं होता है। तो मैंने आपने क्या किया कि उस पे प्रयोग, मैंने उसका सलाइवा इकट्ठा किया और कई तरह के जीवों में उसको डाला, पर उससे कोई मरा नहीं। तो सिंपल है कि उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं पर जहर नहीं होता। मैंने कहा हमारे यहाँ सांप बहुत निकलते हैं बाड़ी में, तो हुँ, आप हुँ, कुछ बताइए तरकीब तो हम पकड़ लें और हुँ, आपको दे दें हुँ। जीवित। तो उन्होंने मुझे कुछ टेक्निक बताई दो लकड़ियों से पकड़ने की। जी, तो जी, जी। मैं गया था रविवार को उनसे मिलने, तो मंगलवार को मैं एक कोबरा और दो सांप पकड़ के ले गया अच्छा, अच्छा। उनके यहाँ। हाँ। तब उन्होंने देखा ये तो 3 सांप लेके आया है, अभी तो कल तो सिखाया था, हाँ, एक दिन बीच में डाला और 2 दिन बाद 3 सांप लाया। तब हाँ, उन्होंने कहा कि आप अंदर आइए अब। हाँ, 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 वो बोले मेरे पास मैंने जूलॉजी में इतने लोगों को पढ़ाया है, आज हाँ। तक कोई छिपकली पकड़ के नहीं लाया, और तुम्हें कल मैंने बताया टेक्निक और तुम 3 सांप ले आए। उसमें एक हाँ। कोबरा था और 2 बगैर जेर वाले जो दामन प्रजाति के सांप थे वो थे। तो जी, जी, जी। उन्होंने फिर मुझे सिखाना तो शुरू किया। शुरू किया ही, वही मेरे गुरु हैं। अभी हुँ, मैं 2016 में उनको खो चुका हूँ। हुँ, हुँ, अब वो मेरे पास नहीं है, पर सारा जो मटेरियल जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, हुँ, वो हुँ, जो हुँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सब हुँ। उनकी देन है कि उन्होंने मुझे क्या-क्या हर चीज़ के लिए मोटिवेट किया। जी, जी, उन्होंने जी। साँप के लिए नहीं, मुझे डाइविंग के लिए भी मोटिवेट किया हुँ, और हुँ। मैं डाइविंग के लिए भी जाता रहा। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, जी। एक गोयरा पकड़े हुए हूँ मैं। तो हुँ, हुँ, गोयरा ज़हरीला नहीं होता है, ये मैंने हुँ, आपको बताया है। क और यूट्यूब पे चैनल पे मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, तो आप देख हुँ। सकते हैं वो ज़हरीला नहीं होता है। मेरे पास 15 आदमी, 15 लोगों की ऐसी टीम है, जो कि ये साँप गोयरा पकड़ती है, तो वो सब जागरूक करते हैं, सबको आता है पकड़ना। तो हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड में जो गोताखोर टीम है, वो एक काम नहीं कई काम करती है। वो कई फँसे हुए जानवरों को, पक्षियों को में पानी भी नहीं मांगता और ये काट करके अपने पेशाब करेगा और उस पर ले अजीब अजीब तरह की भ्रांतियां हैं इसके बारे में। अभी भी कटवाया है मैंने थोड़ी देर पहले, ब्लीडिंग हुआ कुछ नहीं। इसके मुंह में बैक्टीरिया हो सकते हैं, नालियों में सब जगह रहता है।
तो थोड़ा इलाज करा ले, अगर ये काट लेता है तो मरने से इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर वेनम नहीं होता, पॉइजन नहीं होता। जहर और वेनम और जहर की और बैक्टीरिया, इनकी परिभाषाएं अलग अलग है। ये विषीन जंतु है, तो उसको छेड़ जाएंगे तो काट सकता है। ये काट रहा है, ये देखो आप, काट रहा है। इसके दांत होते हैं, इसके दांत होते हैं, काट रहा है। और इसके अच्छा जबड़ा होता है, तो काट सकता है। मांसाहारी जंतु है, पर जहर नहीं होता। इससे काटने से मर नहीं सकता आदमी, इंसान की मौत नहीं हो सकती। तो इसको छुड़ाने के लिए थोड़ा मुझे प्रयास करना पड़ेगा। ये जहां इसने काटा है, इसका दांत टूट गया है, देखो ये, और इस जगह खून भी आया है, देखो ये खून भी आया है। तो आप देख रहे हैं ये खून भी है। तो ये इसके काटने से मरने की, ये छेड़ जाने पर काटेगा ना, ऐसे नहीं काटता। जब मैं उसके में उंगली दे दी तो इसने काट लिया। अब सिंपल है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, जबकि ततैया काटता है या बर या मधुमक्खी काटती है तो उसमें विष, वो न्यूरोटॉक्सिक तंत्रिका तंत्र वाला विष होता है, तो वो दर्द होता है। इसमें बेचारे में कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ ये काटने का दर्द होता है, इतना ही है बस। सच ये है, इसको नहीं मारे, इसको बचाएं, ये जहरीला नहीं होता। जी, तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत पुराना मैंने वीडियो डाला, वीडियो मैंने बना करके डाले हैं कई तरह के। कोई कहता है छोटा होता है, बड़ा होता है, पर इंडिया में जो हिंदुस्तान में पाए जाने वाली जो चिपकली प्रजाति की जो नस्ल है, या चिपकली प्रजाति की जैसी दिखने वाली लेजर्ड है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उनमें ग्लैंड नहीं पाई जाती, उनमें अभाव है, जहर की ग्लैंड का अभाव है उनमें। अच्छा, तो वो जहर कैसे, वो मर सकता है आदमी, उसमें जहर डालने का उसके अंदर फंक्शन है नहीं। जो सिर्फ 4 सांपों में जहर डालने का फंक्शन है, और उसके लिए एंटीवेनम बनता है। तो उस एंटीवेनम जो बनता है, उसी से लोगों को बचाया जाता है। तो मुझे भी 7 बार बाइट हुआ है, और 6 बार कोबरा बाइट हुआ है, 1 बार रसल वाइपर बाइट हुआ है। इसमें मेरे 5 अंग में इसमें खराब हो चुके हैं, और मैं बचा हूं, 7 बार ही एडमिट रहा हूं और बच गया हूं आश्चर्यजनक रूप से। क्यों? मुझे इलाज आता है। पर गोयरे से आज तक कोई मरा नहीं है। हाँ, उसकी दहशत इतनी ज्यादा है तो हो सकता है वो हार्ट अटैक से मर जाए, या उसको डरा के लोग मार दें। तो मेरा जितना अनुभव रहा है, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, पर मरने जैसा कोई जहर या वो उसमें से ग्लैंड में से निकालता नहीं है वो गलत है उसका पूरा। तो इसको मैं बचाते बचाते बरस हो गए। लोग सिर्फ इसके भ्रम की स्थिति में है, पर उसमें जहर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। जो खोबरा वगैरह सांप होते हैं, उनमें जहर होता है कि नहीं उसमें? हाँ, कोबरा है, क्रेट है, रसल वाइपर है, सोइस्केल वाइपर है, 4 प्रकार के सांप होते हैं जहरीले, और उनका एक एंटीवेनम बनता है। अच्छा। पॉलीवेलेंट मीन्स चारों का संयुक्त, और वही लोगों को लगाया जाता है, उसी को मैं लगा करके बचाऊं। 4 के अलावा 5वां कोई सांप का जहर नहीं आता है। इंजेक्शन जो मैं बता रहा हूं कि 5वें का इंजेक्शन अभी मैंने देखा नहीं है। लोग मोनोवेलेंट बनाने की कोशिश में है। और अच्छी बात होगी, चारों सांपों का जहर एंटीडोट काफी महंगा पड़ रहा है, तो उसलिए वो अगर अलग अलग सांपों का अलग अलग बन पाएगा, संभवतः या आज नहीं 5 साल बनेगा, बाद बनेगा, तो वो लोगों को वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अभी वो महंगा हो जाता है, जब सीजन है बरसात का तो महंगा हो जाता है, उससे लोग खरीद अफोर्ड नहीं कर पाते, कई सारे लगते हैं। तो उससे जल्दी बचेगा, क्योंकि कोबरा बाइट हुआ है तो कोबरा का ही लगना चाहिए। अगर एक मलेरिया हुआ है तो सारा तरह के बुखार, जितने भी तरह के 3-4 तरह के बुखार हो, काला आजार हो या कई तरह के बुखार के एक साथ थोड़ी ना दवा देंगे। जहर तो कोबरा गया है, न्यूरोटॉक्सिक जहर है, और वाइपर का जो है वो हीमोटॉक्सिक होता है,
तो 2 वाइपर किस्म के जहरीले सांप हैं। हाँ जी। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। आज हमारे साथ विष्णु श्रृंगी जी हैं, जिनसे बातें हो रही हैं और बड़ी अच्छी बातें वो कर रहे हैं। और बीच-बीच में नेटवर्क इश्यू हो जाता है तो थोड़ा तो एक्चुअली मैं वो मेरी कॉल आई है, किसी ने कॉल करी है, तो उसको मैंने कट किया है हाँ। दोबारा से, क्योंकि लोग को ज़रूरत होती है मेरी। वो तो 2 तरह के जो न्यूरोटॉक्सिक ज़हर हैं और 2 हाँ। हेमोटॉक्सिक है। तो अगर कोबरा बाइट होता है या क्रेट बाइट होता है तो वो न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, दिमाग के अंदर ज़हर होता है, दिमाग में ज़हर का असर होता है, तो उसमें हमें हेमोटॉक्सिक देने की कहाँ ज़रूरत आ रही है? पर वो जी, हम जी। देते हैं, हाँ, मजबूरी है हमारी, क्योंकि वो हुँ, चारों का पॉलीवेलेंट बनता है। तो सही अब बात। तक इलाज तो उसका सक्षम है, कोई मर हुँ, नहीं सकता, टाइम ज़्यादा लगाता है आदमी। और हुँ, टाइम जब ज़्यादा लगा, रात को भी एक पेशेंट अभी डेड हो गया है, मेरे हुँ, पास खबर थी कि कोबरा बाइट हुआ, उसको ले जाने में उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, तो वो उसकी डेथ हो गई रात को, एक बुजुर्ग की। अच्छा, तो कितना वो टाइम टाइम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, 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 कितना टाइम तो टाइम वो देता है, पर आप नहीं, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। अच्छा, अच्छा, जितना अच्छा, हो सके उस जल्दी व्यक्ति को वो ढांढस बंधाए और उस अंग को जहाँ काटा है या हुँ, बाइट हुआ है, उसको हुँ, कम से कम हिलाएँ और उसको किसी, अगर हो सके तो बहुत वाहन के अंदर लेटा के आश्वासन देते रहें और नियरेस्ट टू हॉस्पिटल, बहुत हुँ, जहाँ पास में अस्पताल है, जहाँ हुँ, ऑक्सीजन की देने की क्षमता है उनके पास, वहाँ ले जाएँ, वहाँ से फिर बड़े अस्पताल में तो वो शिफ्ट हो ही जाएगा। पर हुँ, अस्पताल ले जाएँ, ना कि मेरा कोई किसी का झाड़-फूँक धर्म के धार्मिक स्थलों पे का हुँ, किसी का उपवास उड़ाना मेरा हुँ, मकसद नहीं है। पर हुँ, मैं रामायण के माध्यम से आपको बता सकता हूँ कि हुँ, भगवान राम ने भी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हुँ, जड़ी-बूटी से वैद्य मँगा करके और टाइमली इलाज कराया था। ऐसा कोई हमारी कथा नहीं बोलती कि हम हाँ, जो है वो ईश्वर पे कहें कि साँप ने काट लिया और आप पे छोड़ दें। तो ईश्वर ने भी इलाज करवाया है, ट्रीटमेंट तो सभी को कराना पड़ेगा। हुँ, ट्रीटमेंट हुँ, अगर कराते हैं, तो मैं बोल रहा हुँ, हूँ, मैं 7 बार बचा हूँ और मैं बैठा हुँ, हूँ आपके सामने और मुझे 7 बार बाइट हुआ है। मेरी ये हुँ, उँगलियाँ कई डैमेज हैं, हाँ, आप हाँ, देख हाँ, सकते हैं, कटी हुई है इनमें। ये मगरमच्छ ने काट दिए, ये कोबरा से खराब हो गई है, ये भी खराब है और हुँ, ये अंगूठा भी खराब है, तो ये भी खराब है। तो 5 अंग खराब हो गए, क्योंकि वो जो टॉक्सिसिटी डालता है तो वो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पे कोई सेंस नहीं हाँ, आता, ठंडा-गरम नहीं लगता। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, पर आदमी बच जाता है, मरने का कोई हाँ, प्रश्न नहीं है। आप जल्दी से जल्दी अस्पताल में ले जाने की सोचें, इस सोचें। समय में, तो जी, जी। अपने मृत्यु दर कम हो सकती है। हुँ, हुँ। विष्णु जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को एक अच्छी जानकारी मिल रही है कि साँप काटने पर तुरंत उनको जो है हॉस्पिटलाइज़ करना चाहिए, ना कि इधर-उधर लेके जाए और टाइम वेस्ट ना करते हुए उन्हें हिम्मत बँधाते हुए हमें सीधे हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए। तो इससे उनकी जान भी बच हाँ, जाएगी और बिल्कुल। भी हो जाएगा। तो विष्णु जी, एक और वीडियो मैं बताऊँगा इसके बारे में, फिर आप देख कर बताइए मुझे। आपका ही अपना वीडियो है जो मैंने निकाला है। जी, ये जी। वीडियो शायद आपको याद आ जाए। जी। वहाँ दूर रखना तेरे, हाँ, मुद्दा दिखाना। अब देख रहे हैं, हुँ, अब देख रहे हैं, ये भारी है वो, वजन बहुत है, कोबरा में नहीं। पहले भी हमने 18 अंडे दामन के, जो भी 100 करे। तो सामान्य सांप जो कोबरा होता है उससे ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा वजन का था। तो उसी समय हमने समझ गए कि मादा कोबरा है और अंडे दे सकता है। तो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए उसको रखा। तो आज सुबह उसने 26 अंडों को जार में ही दिया। तो 26 अंडों को हमने अभी सुरक्षित तरीके से, जैसे पिछली बार 44 दिन तक हमने अंडों को, 18 अंडों को, दामन सांप के अंडों को में से बच्चे निकलवाए थे, वैसे ही प्रक्रिया में हमने
सांप के अंडों को सुरक्षित रख दिया है। जी। हाँ, ये मैं घर पे सांप रखता था काफी टाइम तक। मैंने अच्छा। बरसों मेरे 29 साल सांपों के बीच में गुजारे हैं। हाँ, 29 साल बहुत छोटी समय नहीं होता है, बड़ा अच्छा लंबा बड़ा समय होता है। बचपन से सांपों में गुजारा ही है, और 29 साल तो मौबिया सांप के साथ गुजारा है। तो वो भी जब कोई सांप अंडे देता था तो किस तरह से उसको रखना है और फिर उसमें से अंडे निकलने हैं, तो वो सब मुझे उन्होंने सिखाया है। और अगर सांपों को मर जाता था तो उसको दिखाने के लिए मरे हुए सांपों को जगह जगह दिखाते थे हम, स्कूलों में या अन्य जगह जहाँ बुलाते थे, तो उसको प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं वो भी उन्होंने मुझे सिखाया था। और मुझे आता है वो 3 तरह से अलग अलग तरीके से मुझे आता है। तो वो वो विद्या मेरे अंदर है। अब वो बंद हो गई है। उसको अच्छा। जो सांपों को ऐसे भरना या कानूनन अपराध में, जैसे मैं अंडे दिखा रहा हूँ, तो ये अंडे भी ये बहुत पुरानी टाइम की हैं। अभी 2017 में मेरे ऊपर एक फॉरेस्ट ने जो है वो हीरोइज्म का एक केस लगाया था कि अच्छा। आप जो है वो सांप पकड़ करके आप उसका तमाशा करते हैं। तो मैंने उनको लिखित में एक दिया कि ठीक है, मैं आज के बाद नहीं करूंगा। मैंने उस 2017 28 जून 2017 के बाद कोई सांप नहीं पकड़ा। मैंने कहा अब आप ही करिए, क्योंकि आपका ये दायित्व है। मैं जी। सांप पकड़ने के लिए मेरे पास 15 लोगों की टीम है अभी, और पकड़ते हाँ, हैं। और अगर हाँ। बहुत ज्यादा है, किस्म रेयर टाइप, अगर कोई सामने ही कोई सांप किसी को अगर काटने की स्थिति में है और मैं नहीं पकड़ूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। वो मैं अपना मैं अपना सारा छोड़ करके उसको पहले आदमी की जान बचाऊंगा। हाँ। अगर कोई डूब जाता है तो उसके लिए मुझे अधिकारी को रिपोर्ट नहीं करनी पड़ती, पहले जी, कूद करके उसकी जान बचानी पड़ती है। चाहिए। तो ये जी, तो उस टाइम की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या कि होने वाला। कौन से समय है और क्या करना है। जी, जी। ये जो विष्णु अंडे जी। हैं इनमें से अच्छे बच्चे निकले थे हमको। अच्छा, जी। तो एक बात पूछना चाहूँगा, आप अपने बचपन की कुछ बातें बताइए कि किस तरह से आप अपने आप को सर्वाइव करना शुरू कर दिया? क्योंकि आपका बचपन जो है बड़ा गरीबी में, अभाव में गुज़रा, लेकिन फिर भी इन सभी के बाद आपने अपने आप को कैसे सँभाला? थोड़ा-सा वो मैं सुनना चाहूँगा। बचपन मेरा उम, बहुत गरीबी में गुज़रा है। और हमारी माँ हमारी माँ ने हमें पाला है, चारों भाइयों को। तो वो रात-रात भर वो काम करती थी हमारे लिए, हुँ, हम किस तरह से पढ़ें। क्योंकि जो हमारे फादर थे, वो हमें छोड़ कर के, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तो वो अपनी दुकान में ही शिफ्ट हो गए। दुकान में ही वो जो बैंड था उसी में रहने लगे। हुँ, घर में तनाव का सा माहौल था। तो मेरी शिक्षा जो है वो, जो अच्छा स्कूल था प्राइवेट, वहाँ से मेरी सरकारी स्कूल में आ गई। तो हुँ, बहुत फ़र्क पड़ा उसका। और हुँ, हम जो दिन भर काम करते थे चारों भाई, हमने सब्जियाँ बेची है, हमने बैग सिले हैं, स्कूल हुँ, बैग का काम हमारा चलाया हमने। तो स्कूल बैग चला-चला कर के हमने सिल-सिल करके, और हमने ग्रेजुएशन किया। और मेरे पास सन 89 में मैं स्वास्थ्य निरीक्षक का भी डिप्लोमा करके आया। अच्छा। उसके अलावा बस अभाव में कटा। पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि, हाँ, और जहाँ तक रही जो स्विमिंग या डाइविंग की बात, तो वो मेरी माँ की मेरी गुरु है मेरी माँ। और मेरे 2 गुरु हैं। ए एक तो मेरी माँ है, और 2 गुरु मेरे, एक तो महोबिया साहब, वो जिन्होंने मुझे साँपों को सिखाया। साँपों को कैसे हैंडल करें, साँप की कौन-सी प्रजाति है, कैसे क्या किसका इलाज कैसे होगा, वो मैं उनके साथ-साथ जाता था। और एक रंजन महेश्वरी साहब, तो वो आरटीयू में, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वो प्रोफ़ेसर हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया। अभी भी वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में है।
2 गुरुओं के अलावा मेरे ढाई गुरु है 2011 में, वो है अजय पाटिल, जो गोवा में उन्होंने मेरे को डीप डाइविंग सिखाई। वो मैं तो कोई अगर 4 बात अच्छी बता देता है उसको भी गुरु मान लेता हूँ, क्योंकि वो उससे बड़ा कोई कौन है कि अच्छी बात बता रहा है। तो जी। उन्होंने तो मेरे को जीवन में बड़ी चीजें सिखाई। तो मैं धीरे-धीरे जब मैंने मोहब्बत साहब के संपर्क में आया, तो मैं सांप पकड़ने का जो था, वो 29 साल पहले की बात है। अभी मेरी 52 ईयर लगभग मैं चल रहा हूँ। 52 साल की है मेरी उम्र, और अभी काफ़ी रोग मुझे लग गए हैं। पर मैं शुरू से, मेरी माँ ने हमें एक रास्ता दिखाया, वो था अभी तो लोग जिम जाते हैं, पहले अखाड़ा हुआ करता था। तो अखाड़े में चारों भाइयों को बेचती थी, उठा के सुबह। तो उससे जो मेरी बॉडी है वो थोड़ी मजबूत थी, और उस बॉडी नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4। तो चंबल के किनारे होने से कि मेरा स्विमिंग बहुत अच्छा था, तो जो एक्सरसाइज करते थे उसके बाद स्विमिंग भी एक हिस्सा होता था उसका पार्ट। तो नदी में जाओ, उस तरफ जाके हाथ लगा के वापस आओ, रुकना नहीं है। तो स्विमिंग और डाइविंग इसलिए अच्छी होगी कि नदी में नहाना चंबल में, तो वहाँ कोई ना कोई हादसा हो। हाँ जी। तो कॉल आ रही है। हाँ, ठीक है, आप उठाइए, नहीं कोई बात नहीं जी। वो कॉल बार-बार कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि क्या करूँ मैं, मजबूरी है मेरी। तो उस वजह से स्विमिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई है, और फिर मैं डाइविंग के लिए मैं लोगों को निकालता, उनकी डेड बॉडी निकालता। तो डेड बॉडी निकालते लोग काफ़ी टाइम से निकाला। सन 2000 में एक अधिकारी जो आए, तो वो अग्निशमन विभाग, एक विभाग ऐसा है जहाँ पे सारे रेस्क्यू कॉल आते हैं और रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। तो मेरे को डाइविंग अच्छी थी, तो उन्होंने एक फॉर्म निकाला कि स्वैच्छिक रूप से सेवा करने वाले गोताखोरों की आवश्यकता है, वेतन, बिना वेतन के, जो स्वैच्छिक रूप से सेवा करे। तो एक फॉर्म निकाला, तो वो फॉर्म मैंने भरा। उन्होंने मुझे कहा, आपने क्या क्या निकाला? मैंने कहा, कई लोग जिंदा नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। उस फॉर्म को भरने के बाद मुझे उस समय से वो बुलाने लगे, जहां भी डेड बॉडी निकलती मुझे बुलाते, या कोई डूब जाता मैं डाइविंग करके उसको निकालता। तो वो निकालते निकालते एक मेरा आदत हो गई। तो आदत इतनी ज्यादा हो गई कि वर्ष 2006 में बाड़मेर में जो भीषण बाढ़ आई, तो उसमें गांव के गांव डूब गए। तो हमें वहां भेजा गया एक टीम बना करके, उसमें मैं भी था। तो उस हमारी टीम में मैं डाइवर था, तो डाइविंग का ज्यादा काम था। तो डाइविंग के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता था, और मुर्दा नीचे ही फंसे होते थे मकानों में। तो उन मकानों में से निकाल करके मैंने लगभग वहां 10 दिन काम किया। 10 दिन में जब मुझे पीठ पे काफी इन्फेक्शन हो गया डेड बॉडी का, तो सैकड़ों लोगों को निकाला। तो मुझे पता नहीं कितने लोगों को निकाला, जिंदा भी निकाला और जानवरों को भी निकाला। तो वो कवास और मलवा गांव, वहां पर बाढ़ आई थी। तो वो 2006 में वहां पे मैं काम करके आया। तो उसका मुझे बेनिफिट ये मिला कि लोगों ने कहा कि यार बहुत अच्छा काम किया। वहां तैरने वाला नहीं होता है बाड़मेर में। तो यहाँ के जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने भी काफी प्रशंसा की। वहां पे जो सुबीर कुमार कलेक्टर साहब थे, उन्होंने भी प्रशस्ति पत्र दिया। तो उसकी वजह से और ये मुझे और ज्यादा बुलाने लगे। तो 2007 में मैं जरूरत बन गया डेड बॉडी निकालने वाला। अच्छा। 2007 में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 90 रुपए रोज में इन्होंने एम्प्लॉय रखा कि आपको 90 रुपए रोज मिलेंगे। मैंने कहा मैं तो फ्री काम करता हूँ। सन 2000 से 2007 आ गया, मेरे को नहीं चाहिए 90 रुपए। नहीं ये तो ले लो, पेट्रोल चार्जेस हो जाएगा आपका आने जाने का। तो मैं उनके लिए 90 रुपए रोज में काम करने लगा। उसके बाद मैं
निरंतर बोडियां निकालता रहा। वर्ष 2009 में लगभग जब मुझे किसी ने पूछा कि कितने शव निकाल चुके हो, तो मैंने उसको आइडिया नहीं बताया, पर मैंने काउंटिंग की तो मैं 1000 से ऊपर डेड बॉडी रिकवर कर चुका था। एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि 2009 में 1000 डेड बॉडी रिकवर हो चुकी थी। अभी 2020 चल रहा है, मैं उसके बाद रिकॉर्ड नहीं करा कि कितने निकाले हैं। उसके बाद तो कई हादसे हुए, हैंगिंग ब्रिज टूटा, गेपरनाथ की सीढ़ियां टूटी, कई भंवर कुंज के कितनी बार लोग मरे, नदियों में डेली निकलता है आज भी एक न, तो वो मैं निकालता रहा हूँ। और महीने में 5-6 आदमी हमारे यहाँ पर निकलते रहते हैं, ज्यादा हो जाता है लगभग कभी कभी। जी जी जी। तो वो उसकी वजह से मैं डाइवर बनते बनते 2010 में मैं बेसिक कोर्स के लिए मैं गोवा चला गया। मेरे को भेजा गया यहाँ से कोटा प्रशासन, जिला प्रशासन ने, जिला प्रशासन कोटा ने मुझे गोवा भेजा कि आप ट्रेनिंग करके आइए स्कूबा डाइविंग की। तो मैं बेसिक कोर्स के लिए वहां पे गया और वहां पे मैंने बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस की। तो वहां के जो डाइवर हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो बहुत खुश हुए मुझसे कि ये तो ऑलरेडी डाइवर है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियों का पानी होता है वो बहुत मटमैला होता था, उनमें डाइविंग करता था मैं। और समंदर के पानी में ऊपर से देखो तो नीचे तक दिखता है, तो वहां तो सब कुछ दिखता था। मैं जो डाइविंग करता था वो ब्लैक वाटर डाइविंग करता था, तो बिल्कुल अंधे पानी में कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ टटोल के ढूंढना है। डेड बॉडी रिकवर करना है तो सिर्फ टटोलना है। तो उन्होंने मुझे वहां पर सिखाया। बेसिक कोर्स करके आने के बाद मैंने स्कूबा डाइव जो इसके इक्विपमेंट है उनकी डिमांड शुरू कर दी। और स्कूबा इक्विपमेंट मेरे पास नहीं आए, पर वहां पर हमारे यहाँ एक संस्था है RSC, राजस्थान की जो पुलिस फोर्स है उसकी RSC की बटालियन है, 2nd बटालियन, उनके यूज में लेता था मैं इक्विपमेंट और निकालता था। तो उसके बाद मेरे पास 2011 में भी मैं वहां वापस गया। 2011 में मैंने वहां 3 महीने रहा मैं गोवा में, और मैंने अपना वहां से लाइसेंस किया, इंटरनेशनल लाइसेंस, जो मैं कहीं पे भी ड्राइविंग कर पाऊं पूरे वर्ल्ड में। जहां भी जाऊंगा तो लाइसेंस होगा तो मैं कर पाऊंगा। तो लाइसेंस लेकर के जब मैं आया यहाँ, तो उसके बाद मेरे लिए वो इक्विपमेंट मंगवाने की शुरू हुई प्रक्रिया। तो 2016 में इक्विपमेंट आए, तब से मैं डाइविंग, ब्लैक वाटर डाइविंग, चाहे वो 100 फीट गहरा कुआं हो या चंबल हो, मुझे कुछ डर नहीं लगता, आराम से करता हूँ। मेरी हॉबी है एक तरह से, उसको करके मेरे को खुशी मिलती है, किसी को निकाल करके। तो वो हॉबी भी थी, और ये जो आर्ट है, अभी मेरे पास जो टीम है उसके अंदर 15 लोगों ने पिछले ये 2019 में स्कूबा डाइविंग का इंटरनेशनल लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, कुशल। तो वो मेरे पास 15 लोगों की टीम है जो स्कूबा डाइविंग करेगी। वो 15 लोग जवान है, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा है। मेरी सरकार से निवेदन है कि उनको स्थायी किया जाए, ताकि आपदा और बाढ़ के समय वो उनका परमानेंट कर देंगे। तो उनको मेरी तरह अगर करेंगे और लोग हल्की कैटेगरी में भी करेंगे तो भी अपनी आजीविका भी चलाएंगे और लोगों को भी बचाएंगे। सही बात है। तो डाइविंग की अभी कल भी मैंने डाइविंग करके एक समर्सिबल पंप निकाला है। तो डाइविंग मेरी शुरू से, मैंने बताया आपको कि डाइविंग खून में थी, तो ये कल का ही पोज है, मैंने कल ही ये समर्सिबल पंप निकाला है। तो ये डाइविंग करना मेरी हॉबी है। बहुत गंदा पानी होता है यहाँ, कुछ नहीं दिखता नीचे। तो एक बार इसको कल का ही है वीडियो। जी जी। यार खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आए। अरे इनको मना कर दे। हेलो, मान गया ना?
इसको है ना वहाँ पे ले लो सीट पे, गाड़ी पड़ी है, मोटर बांध दी बढ़िया, तभी पड़ी है। जी विष्णु जी नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। विष्णु को फोन आ जाते हैं बीच बीच में तो रुक जाते हैं। ये तीसरी बार मैं मोटर निकाल रहा हूँ यहाँ से। ये हमारा गार्डन का हिस्सा है, वो उससे सप्लाई जाती है पानी की, तो बार बार टूट के वहाँ पर जो कई ऐसे लोग हैं जो बदमाशी करते हैं तो उसको काट देते हैं रस्सी को, और मोटर बार बार नीचे दलदल में धंस जाती है, तो मुझे निकालना पड़ता है क्योंकि वो नगर निगम का ही है। और अगर नगर निगम का भी नहीं होगा तो मेरे को निकालना मुझे आता है, तो मैं निकालना मेरा फर्ज बनता है। तो कल निकाल के दिए उनको मोटर। तो ये प्रोग्राम भी एक दिन लेट इसीलिए हुआ है। अच्छा कि मुझे वो निकालना। जी सर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपने बताया किस तरह से आप जो है ये ड्राइविंग वगैरह करते हैं। और अभी वर्तमान में जैसे कि रेस्क्यू करने के लिए अगर टीम बुलाते हैं तो आपके टीम को पहले याद करते होंगे। हमारी टीम को लेट याद करते, वैसे तो सबसे पहले हमारी टीम को जाना पड़ता है। हाँ। और तब तक हम दूसरी टीम में आती है, तब तक हम काम कर चुके होते हैं लगभग। और अगर हमारे पास इक्विपमेंट कम पड़ते हैं तो हम दूसरी टीमों से सहयोग भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी टीम सबसे सर्वोपरि है, पर बहुत ज्यादा टिपिकल काम फंसता है कि कोई बहुत बड़े झरने में डूब गया है, काफी हल्ला मचता है, रोड जाम कर देते हैं, बॉडी नहीं मिल रही है, तब फिर मेरे को तो लगभग काफी ज्यादा टिपिकल स्थितियों में भेजा जाता है। जब 1000-2000 आदमी खड़े होते हैं मेरे सर पे और वो बोलते हैं कि ये आदमी अब आया है, ये निकालेगा। और वो काम ईश्वर की कृपा से वो हो जाता है, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें। सही बात है। वो मेरी हॉबी भी है, और मैंने कहा ना आपसे कि मुझे उसके अंदर मजा आता है, तो वो काम मैं इजी गोइंग में कर पाता हूँ, पर पूरी उसके अंदर सावधानी बरत के ही कर पाते हैं। स्कूबा डाइविंग में यहाँ पर मैंने बताया आपको कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ हाथ से टटोल के हर चीज को निकाला जाता है। अच्छा, दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। 10 फीट नीचे कोई दिखाई नहीं देता है। ब्लैक वाटर डाइवर इसीलिए मेरे जो आगे लगा हुआ है वो ब्लैक वाटर डाइवर है, क्योंकि वो उस पानी में काम करना जिसमें विजिबिलिटी 0 हो, बिल्कुल काला पानी नीचे। आप जितना नीचे जाएंगे बिल्कुल नहीं दिखेगा। आप टॉर्च लेके जाएंगे तो दिए की तरह भी नहीं दिखता, बहुत छोटी दिखता है, बहुत मतलब कुछ भी नहीं दिखता है। तो बड़े झरने मिनाल है, ये है, मैंने काफी लोगों को पूरे, मेरे को लगता नहीं कोई झरना बाकी है या कोई स्टेट बाकी है। मैं मध्य प्रदेश तक जाता हूँ, मैंने मध्य प्रदेश में काफी 2008 में काफी लोगों को निकाला है। वहाँ दुर्घटना हुई थी एक नाव डूबने की, 2008 में मैंने 10 लोगों को निकाला है वहां पर। और उसके अलावा मुझे काफी दूर दूर भेजा जाता रहा है शुरू से ही, तो मुझे उसको निकालने के लिए ऐसी लगभग बहुत सारी नदियां हैं, बावड़ियां हैं, कुएं हैं। मैंने उनमें से मैं जब जाता हूँ मैं कहता हूँ इसमें तो पहले मैं 2 बार निकाल चुका या 3 बार निकाल चुका, तो कई बार हो गया है। अब इतने सालों में रोज रोज आप काम करते हैं डूबने के निकालने वालों का, तो उसका लोकेशन पता रहता है मुझे अंदर कि इसमें क्या क्या मिलेगा मुझे। जी। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा टाइम लगा हो जिसमें उन चीजों को ढूंढने में या लोगों को ढूंढने में, ऐसा कोई इवेंट के बारे में बताइए, मतलब एक जो घटना है उसके बारे में। घटनाएं तो तलाश करने में तो काफी सारी है, पर अभी एक लड़का इस जनवरी में एक लड़का नहर में, बहती हुई नहर में कूद गया था। उसके साथ एक और बच्चा जो था वो भी कूदा उसको बचाने के लिए, तो दोनों डूब गए। डूब गए तो एक बच्चे का शव तो हमने तीसरे दिन रिकवर कर लिया। बाकी उसका जो पानी का वेग था वो इतना ज्यादा होता है हमारे यहाँ कि उसमें मैंने 35 किलो लगाया और 35 किलो वजन भी उसने तिनके की तरफ फेंक दिया। स्कूबा डाइविंग उसमें सफल नहीं हो पाई,
तो हमारे को 2 महीने और 4 दिन में उसकी डेड बॉडी मिली। और लगता है मुझे कि कहीं फंस गई थी। हेलो, केनाल इतनी बड़ी नहीं है और सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला ये नमस्कार, आप एक सुन रहे हैं? इंसिडेंट है। आवाज जी। आ रही है सर? आ रही है, आ रही है, आ, आ रही आवाज है। आ रही है सर? नहीं, सुनाइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने और 4 दिन में ये दो पहला एक हुआ। एक हम्म 2 महीने और 4 दिन में एक लड़के को हमने निकाला उसकी बॉडी। तो ये हम्म, बहुत बड़ा टाइम होता है। हाँ, बहुत लंबा टाइम हो गया। हाँ, पहले भी निकाला हमने 40 दिन में। हाँ, 40 दिन में एक लड़की का शव निकाला है। पर ये तो 60 दिन से ऊपर हो गया। तो वो ठंडे पानी की वजह से खराब तो हुआ शव, पर वो कपड़े पूरे पहने था इसलिए उसकी बॉडी ज्यादा, और वो ऐसी जगह फंसा था जहां पर हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे। हम्म। तो कई जगह ऐसा होता है, कई बार होता है कि टाइम लग जाता है। तो जी, ये 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लग जाता है। पर मैक्सिमम टाइम हम इमीडिएट, अगर हमें लोकेशन बता देते हैं, जल्दी हाँ, जाते हैं, तो कुछ मिनटों में भी निकाल सकते हैं उसको। हम्म। कई बार लोग कुछ मिनट लगते हैं हम्म और कई बार कई दिन लग जाते हैं। डिपेंड अपॉन, माना लोकेशन आपको मालूम नहीं है तो फिर ढूंढने में टाइम जाता है। अगर लोकेशन का पता हो तो फिर वो जल्दी हो जाता है शायद। हाँ, लोकेशन, अगर कोई ट्रेस, ठहरा हुआ पानी है, लोकेशन है, तो ज्यादा देर नहीं लगती है। और बहता हुआ पानी है और गहराई ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अब डूबने वाला क्या होता है कि नीचे जब जाके डूबता है तो उसका 5.5 से 6 मिनट बाद वो अंदर ही अंदर फड़फड़ा उसको ऑक्सीजन हो जाती है। तो वो क्या है कि अलग दिशा में चला जाता है। अच्छा, अच्छा, जब अच्छा। जहाँ ढूंढ रहे होते हैं उससे 50 फीट दूर मिलता है, तो उस तरह भी, उस एंगल से भी देखा जाता है। उसके बहुत सारे पॉइंट हैं। तो वो पॉइंट जो है वो मैंने लिख रखे हैं। वो कई बार मैं जाता हूँ किसी को तो पढ़ा करके आता हूँ। और फिर पानी का भी फर्क पड़ता है। साफ पानी में वो डेड बॉडी बहुत देर से आती है, और अगर गंदा पानी हो तो बहुत जल्दी ऊपर आने के चांसेस होते हम्म। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, और कहीं ना कहीं उन्हें आश्चर्य भी लग रहा होगा और खुशी भी हो रहा है। और जी। साथ ही साथ आपको जो है अनुज कुमार जी ने सैल्यूट किया है, आपके लिए बहुत सारी साधुवाद दिया है। आशा पांडे ने भी बहुत साधुवाद बहुत दिया। धन्यवाद। नवीन गौतम जी ने भी आपको याद किया बड़े प्यार से, और आशा पांडे जी ने बहुत सारे मैसेजेस आपको दिए हैं, और कृष्णा जी ने भी आपको याद किया है, कृष्णा सुकर्मा जी ने याद किया है। सभी बड़े प्यार से आपको याद करते हुए मैसेज कर रहे हैं और सलाम कर रहे हैं, धन्यवाद भी कह रहे हैं, साधुवाद भी दे रहे हैं। तो आइए, मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर, जैसे कि अभी तक आपने काफ़ी, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, काफ़ी चीज़ें जो है आपने कर लिए हैं, और इसके साथ में जैसे कि बाढ़ आता है या कुछ होता है, तो सरकार की तरफ से जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं? सरकारी नियंत्रण कैसे काम करता है? अभी 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 नियंत्रण कक्ष खुल गया है 15 जून से। हमारा तीनों शिफ्ट तीनों पारियों में गोताखोर काम कर रहे हैं। रात को, दिन को, तीनों टाइम गोताखोर टीम रहेगी। और उसके साथ अलग स्टाफ भी रहता है। अलर्ट और कंट्रोल रूम का नंबर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे नदियाँ और ज़्यादा है, तो पिछले बार तो बहुत ही लंबी चली। हमारे पैरों में ना कट लग गए बड़े बड़े, गीले होने के कारण। तो काफी लोगों को निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी त्रासदी आई कि सारे गेट राणा प्रताप सागर से लेकर के गांधी सागर, कोटा बैराज और सब कुछ खुल गए। पूरे स्टाफ भाग गया वहां का। इतना बड़ा त्रासदी आई कि बस्तियां जलमग्न हो गई। पर सिर्फ एक मौत हुई है, वो भी उसकी गलती के कारण, क्योंकि वो शराब पी करके सो गया था। वरना एक भी आदमी नहीं मरा। ये बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ये हमारी टीम के लिए नहीं है, सेना भी थी, आरएससी, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस, सभी टीमों ने जो अच्छा प्रदर्शन किया, उसको देखते हुए अभी भी हमारी तैयारी पूरी है कि इस वर्ष, आज मानसून कल प्रवेश करने की सूचना है हमारे पास, कि कल मानसून आ जाएगा। तो हमारी तैयारी अभी से अच्छी है कि हम पिछले साल से भी अच्छा प्रदर्शन करें और जल्दी से जल्दी बस्तियों को खाली कराएं,
नदी किनारे के लोगों को सेफ और बचाव करे। तो ये बरसाती के दिनों में तो हमारा 3 महीने बिल्कुल बिजी शेड्यूल रहता है, और इतना नदी और नाले और बावड़ियां हैं कि मेरे को लगता है पूरे साल ही काम करना पड़ता है। जी, जी, जी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अगर कुछ पूछना हो, सवाल हो तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम लोग विष्णु जी से सवाल करेंगे। और आप देश के हीरो हो करके अनुज जी ने लिख के भेजा है आपको। और चलिए, हीरो भी है, हिम्मत वाले भी हैं ऑल इन वन है। और बहुत मैं से लोग चाहूँ पूछते हैं आपको डर नहीं लगता है क्या? जी, जी, जी। मैं उनसे उनका मेरा उत्तर होता है कि लोग इतना पैसा खा करके सरकार का और हंसते हुए जेल चले जाते हैं और पता नहीं क्या क्या गबन करते हैं। डर तो उनको लगना चाहिए, मैं तो अच्छा काम करता हूँ, मैं क्यों डरूं? सही बात है, सही बात मैं क्यों डरूं? है। सही बात। तो ये सांपों के बारे में जैसे शुरुआत में आपने बताया, तो सांप से या कई चीज़ें जो हैं हम लोग देखते हैं कि दूर से भी सांप अगर दिखाई देता है तो व्यक्ति घबरा जाता है क्योंकि माइंड में एक फीलिंग है कि सांप माना हाँ, जहर। तो ये दोनों चीज़ें जो नहीं, है हाँ, हाँ, वो ब्रेन के अंदर ऐसा ही फीड है, थोड़ा टाइम लगेगा। जो हाँ, आने हाँ। वाली पीढ़ी जो साइंस पढ़ती है वो जी। थोड़ा जानेगी, इसको पहचानेगी। मैं कहता हूँ आगे बहुत लोग आ रहे हैं मेरे पास। हुँ। मैंने बताया आपको, मैंने 15 लोगों को, 15 आदमी है मेरे पास जो सांप पकड़ते हैं। मैं हुँ। 29 साल पहले मैं अकेला पकड़ता था, 15 लोग पकड़ते हैं, तो मेरे को लगता है वो 15 और को सिखाएंगे तो और लंबी टीम हो जाएगी ना। तो आगे जाकर के तो बहुत सारे लोग होने वाले हैं। तो एक अकेला कारवां चल पड़ा, आगे तो चल पड़ता है, फिर वो ईश्वर की कृपा है कि चल पड़े। अच्छा, अच्छी टीम है, डाइविंग भी कर रही है, किसी भी जानवर को बचा रहे हैं, पक्षियों को भी बचा के लाते हैं, उनका इलाज ट्रीटमेंट करते हैं, और सांपों को भी ट्रीटमेंट करते हैं, अगर वो घायल है तो ही छोड़ते हैं। हाँ, हाँ। उसके बाद मेरे पास ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि पूरा एक कोबरा पूरे कोलतार के अंदर लिपट गया, और फिर उसको मैंने 1 महीने के अंदर उसको वापस तंदुरुस्त करके उसका कोलतार को उठाया, पूरी केचुली निकाली और उसको रिलीज किया। तो ऐसे उसमें कई, मुझे नहीं पता 29 सालों में कितने सांप, हजारों सांप पकड़े होंगे, नहीं पकड़, और हजारों ही छोड़े होंगे। तो हजारों के अंडे, पता नहीं क्या क्या उस समय का दौर निकल गया है। जी। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि सांपों की अलग-अलग प्रजाति होती है, अलग-अलग उनके सिस्टम्स होते हैं, तो कुछ जी, यूनिक सांपों के बारे में बताइए ना? जैसे अभी आप खोबरा के बारे में बात कर रहे थे, उसका ऊपर का खाल निकल जाता है, तो फिर वो अपने आप नया खाल भी आ जाता है उसका। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। सभी सांपों जी। में केचुली निकल जाती है, और हुँ, सभी सांपों के जो सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि हुँ। उनकी आंखों पे कोई पलकें नहीं होती, तो उनका लेंस भी नहीं आता है। अच्छा। ये बहुत कम लोग जानते हैं। सांप दूध नहीं पीता, ये भ्रांति है। हाँ, सांप सांप बीन की आवाज नहीं सुन सकता, क्योंकि सांप पूर्णतः लगभग लगभग बहरा होता है, उसके हाँ, कान नहीं होते। तो हाँ, ये भ्रांतियां हैं जो मैं मिथक है, और वो गोइरा शनिवार इतवार को काटेगा और वो हाँ, आदमी मर जाएगा, तो ये हाँ, भी भ्रांति है। तो अब गोइरा शनिवार इतवार जानेगा, तो ब्राह्मण जो पंचांग पढ़ते हैं या अपन कैलेंडर देखते हैं, जी। तो फिर वो गोइरा ही डिसाइड कर लेगा। वो इतना ब्रेन उसके पास होगा कि सोमवार, शनिवार और मंगलवार तो उसका पता हो। अपने को अगर कई दिन तक कमरे में बंद कर दे और दिन हुँ, और डेट सब भूल जाएंगे, तो ये हुँ। देख करके घड़ी, और उसमें आजकल मोबाइल में सब देख लेते हैं, फिर भी कोई ना कोई पूछता है कि आज क्या तारीख है। हाँ। तो ये तो अपना दिमाग है, तो गोयरे में इतना दिमाग कहाँ आएगा कि शनिवार इतवार को वो काटेगा, शनिवार इतवार उसको पता ही नहीं होगा, तो उसमें जी, जी। ब्रेन इतना होता नहीं है, वो उसमें ज़ेर होता है। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इनसे लड़ पाना बहुत मुश्किल का काम है। गाँव में तो हाँ, समझाने वालों को, गाँव वाले लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हाँ। तो इसके लिए तो थोड़ा जागरूकता लाना पड़ेगा, और हुँ, मैंने अभियान चलाया है कि मेरे गुरु ने 52 साल तक अभियान चलाया। उन्होंने 52 हुँ, साल तक लोगों को समझाया, और कि गोयरा जहरीला नहीं होता है, सांप सारे जहरीले नहीं होते हैं। हुँ, पर हुँ, वो हुँ, लोगों ने, कितने लोगों ने माना? हुँ। तो वो आज भी
जब मैं उनको कटवा के दिखाता हूँ उसके बाद भी फिर भी मुझे एक वो बोलते हैं कि आपने तो कुछ दवाई खा रखी होगी। अब इसका क्या उत्तर है मेरे पास? वो मुझे चुप कर देता है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, दवाई खा ली, आप मत समझो, समझना आना भी नहीं है मुझे। आपने तो जी। कोई दवाई खा रखी होगी इसलिए आपको जेर नहीं चढ़ता। और सबसे बड़ी बात मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो डॉक्टर हैं वो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं। वो हर देश के बड़े देश के अंदर काम कर रहे हैं। कम से कम उन लोगों को जो जहरीला मानते हैं, उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जो डॉक्टर जिन्होंने एक से एक दवा बनाई है और हर कंट्री में अपना नाम रोशन किया है, अगर गोयरा जहरीला होता तो क्या उसकी दवा नहीं बना सकते थे वो? ये सोचने वाली बात, क्योंकि जी, उनको जी। बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है कि इंडियन मॉनिटर या मॉनिटर लेजर्ड, जो इसका नाम है साइंटिफिक, बेंगलिसिस प्रजाति का प्राय पाया जाता है ज्यादातर। तो ये इंडियन मॉनिटर नॉन वेनेमस जहरीला नहीं होता। वो ये अंग्रेज जब गए वो लिख गए। अब सब 48 में अंग्रेज गए और वो लिख गए और हमारे आदमी मानने को तैयार नहीं है। तो इसका तो फिर ईश्वर ही जाने का क्या होगा। नहीं, जी, हमारे जो डॉक्टर हैं उनको सभी को पता है कि इसमें जहर नहीं होता। फर्स्ट ईयर भी बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है उनको कि ये जहरीला नहीं है। तो इसलिए वो आज तक दवा नहीं बन पाई। तो दवा किसकी बनाए? वहां जहर है ही नहीं, इसमें ग्लैंड ही नहीं है उसमें। तो ये गलत भ्रांति है। मैं तो इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ कि इसको भ्रांति को लोग समझें और गोयरे को मारे नहीं। गोयरा हमारा मित्र होता है, किसान का मित्र होता है। और चूहे, छिपकली, कॉकरोच या अन्य बिच्छू भी जो जहरीले होते हैं उनको भी खाया जाता है। सेंटीपीड, मांदल जिसको बोलते हैं, उसको भी खाया जाता है। तो मेरा मानना है कि इसको नहीं मारना चाहिए और इसको बचाने से इसकी प्रजाति बढ़ जाएगी। तो शायद हम कई जंतुओं जो हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, गेहूं या फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको, सांपों को भी नहीं मारना चाहिए। सारे सांप जहरीले नहीं होते। 4 सांप है उनको भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनका भी जो है प्रकृति में योगदान है उनका। तो बहुत बड़ा योगदान है, उनसे कई दवाएं बन रही है आज की तारीख में, हमें पता नहीं है। तो उनको भी नहीं मारना चाहिए। अगर वो मारते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कोबरा की फोटो देखने को मिले। तो इसलिए मेरा जो जुड़ाव है, सबसे मूल उद्देश्य है कि सांप भी ना मरे और लाठी भी न टूटे। ये मेरे गुरु के का उद्देश्य था। सर्प एवं मानव कल्याण समिति अभी चलती है हमारे यहाँ कोटा में। श्री प्रोफेसर विनोद कुमार मोबिया सर्प एवं मानव कल्याण समिति का हमने गठन किया है। उसमें हमने सर्प एवं मानव कल्याण, सांप को भी नहीं मारेंगे और इंसानों का भी कल्याण हो, ऐसी स्थिति बनाए कि दोनों का टकराव टाला जाए। तो उस स्थिति में 15 लोगों की टीम है जो सांपों को पकड़ करके और उनको सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने पे लगी हुई है। और पिछले साल का जो आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 640 सांप हमने रेस्क्यू किए थे। ये बहुत बड़ी मात्रा होती है। इनमें से ये वो सांप है जो जहरीले थे। 640 सांप एक साल में पकड़ करके छोड़ना अच्छी बड़ी उपलब्धि है। कि 640 सांप तो वो थे जो फेक कॉल नहीं होती, इनमें आधी फेक कॉल होती है। लगभग वो 1200 घरों में गए होंगे वो लड़के, तब जाके उनको 640 सांप मिले हैं। क्योंकि ज्यादातर लड़के जब जाते हैं पकड़ने तब तक सांप भाग चुका होता है, तो इसको ढूंढना मुमकिन नहीं होता है। तो ये वो सांप है जो उनको पकड़ के छोड़ा। तो ये काफी संख्या है, साल भर में 600-700 से ऊपर सांप पकड़ते हैं। तो अच्छी संख्या में सांप पकड़ते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी। विष्णु जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने लाइफ हिस्ट्री को थोड़ा-सा आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को सांपों के बारे में तो काफ़ी जानकारी दे दी आपने। सिर्फ़ 4 जहरीले सांप होते हैं, बाकी सब सांपों में ज़हर नहीं होता, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताया। और इसके साथ में किसी भी प्राणी को यानी सांप को और भी कोई चीज़ है, उसको मारना नहीं चाहिए, ये आपने बताया और इसके लिए आप एक संगठन भी चला रहे हैं, जहाँ पर लोगों को जागरूकता हाँ, करनी है। मेरे संगठन चला रहे हैं और मेरे 3 भतीजे हैं। तो 2 फायरमैन हैं और
ये दो फायरमैन है और एक और छोटा है, तो वो स्कूबा डाइवर है। तो घर में ही मैंने बच्चों को उसी तरह से, जिस तरह से मैं अपने आप को संघर्षशील करके बना हूं, और 2 फायरमैन की नौकरी कर रहे हैं। एक बच्चा अभी मैं 2018 में स्कूबा डाइविंग का इंटरनेशनल लाइसेंस दिला के लाया हूं। तो वो भी आगे चल के घर में भी ऐसा माहौल रहे कि लोग बच्चे है ना, ये वो कम से कम थोड़ा बहुत तो मेरा लक्षण है। मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ मेरे बाद भी चलता रहे। कि जैसे मेरे को मेरे नाना जी जो मोतीलाल जी थे सांप वाले, मेरे को हमेशा लगता रहता है, मुझे गर्व महसूस होता है कि वो मेरे नाना जी थे। तो मैंने उनको नाम को थोड़ा आगे बढ़ाया, और जब भी जाते हैं मुझे बोलते हैं लोग, मैं बोलता हूँ उनका पोता हूँ, दोहिता हूँ, तो बहुत खुश होते हैं कि तुमने सांपों से संबंधित थोड़ा अलग चलाया, तुमने मजमा नहीं लगाया, पर तुमने उनको बचाया। तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भतीजे हैं वो भी ऐसा काम करें, तो जो समाज हित में हो। जी जी, चलिए विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इसी तरह करते रहें लोक सेवा, और आपको बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत साधुवाद। और दिल करता है कि आपकी कहानियां हम लोग बार बार सुनते रहें, ताकि दूसरे बच्चों को, विद्यार्थियों को, जो नए बच्चे हैं उनको मैसेज मिलता रहे, और उन सभी के अंदर एक मोटिवेशन आता रहे, ताकि वो भी आने वाले पीढ़ी को, जैसे अभी हम लोग गांव के लोगों को नहीं समझा पाते, जो आपने कहा कि वो बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत है। तो युवा अगर सीख जाते हैं, बच्चे अगर समझ जाते हैं इन बातों को, तो आने वाली पीढ़ी को तो शायद हम बचा ही सकते हैं इन सारी चीज़ों से, इन सारी भ्रांतियों से, और किसी भी पशु को हानि नहीं करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो मेरा भी यही मैसेज है कि किसी भी पक्षी, प्राणी या सांप को ना मारें, वो कहीं न कहीं हमारी कुदरत को बैलेंस करने के लिए अपना योगदान दे रहे बिल्कुल। हैं। जी, जी। मैं और आपको एक मिनट चाहूंगा कि मैं आपको एक कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देना चाहूंगा, कि अगर जी, आप इजाजत दें तो। सुनाइए, सुनाइए। वो मेरी सबसे अच्छी, जो दिल को छूने वाली कविता है, और आचार्य रजनीश ने लिखी है। तो मैं जी, जी। उसको थोड़ा अंश सुनाता हूँ कि आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ, आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ, क्यों व्यवस्था बेबसी क्या चीज श्रम के सामने, बेबसी क्या चीज श्रम के सामने, जो श्रमिक है वीर है, वीरत्व का वरदान उसको, जय तिलक उसके लिए है, दुनिया उसी की बाहुबली हो, जो जिस किसी में शक्ति हो श्रृंगार जिसका, हौसला हो साथ चलता, पथ दिखाता श्रम मिटाता, उस पथ उसी का चल रहा जो धीर गति से शांत मन में लक्ष्य पर आंखें जमाए, आदमी हो तो उठो काम आओ, सामने लंबी डगर है, पास में संबल नहीं है, साथ में साथी नहीं है, क्या हुआ तो क्या हुआ, श्रम तुम्हारा आप ही संबल बनेगा, शक्ति अंतर की तुम्हारे साथ देगी, लक्ष्य की महिमा तुम्हारा श्रम हरेगी, वृक्ष पथ के झूम कर पंखा जलेंगे, वन पखेरु विहस कर बातें करेंगे, पथ तुम्हारा साथ देगा तो वो तुम्हारा साथ देगा, आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ, आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ। मेरा यही उद्देश्य है कि इंसान अगर अपने कर्म परमार्थ में लगाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करे, तो वही इंसान है, अन्यथा पशु भी दूसरे के काम आ जाता है। तो इंसान बनने की कोशिश करें। अभी वैसे भी विषमता की घड़ी है, और कई काफी बीमारियां से घिरा पड़ा है देश। तो मैं चाहता हूं कि लोग आगे आएं और इंसानियत का परिचय दें। परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु, थैंक यू सो मच। नमस्कार, चंद तालियों के साथ आपका धन्यवाद। और आपका इसी के धन्यवाद। साथ हैं इजाजत, फिर मिलते हैं कुछ नए कलाकारों के साथ। तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद सर।